बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि शिक्षा विभाग का फरमान, क्लासरूम में टीचरों को नहीं मिलेगी कुर्सी, मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी रोक। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं पास छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, प्रस्तावित हुए 650 करोड़ रुपए। सीबीएसई 10वीं 12वीं के सैंपल पेपर जारी, 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक होगी एग्जाम। यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर के झूठ की कोई सीमा नहीं, कई राज पर्दाफाश। मानसून सीजन में गर्मी का अलर्ट, बिहार में अगले कुछ दिन अच्छी बारिश के आसार नहीं। बिहार में पटना, भोजपुर, भागलपुर समेत 12 शहरों में कटेंगे ऑटोमेटिक चालान। जापान के टोक्यो में बिहार और झारखंड के शिव भक्तों ने निकाली कांवड़ यात्रा, फोटो हो रही है वायरल। 3 तलाक देकर के दूसरी शादी करने पर अड़ा था पति, पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। बिहार में नाले के पानी को साफ करने के लिए 45 करोड़ रुपए जारी। केंद्र की नई शिक्षा नीति के खिलाफ बिहार में प्रदर्शन, छात्रों के समर्थन में कई पार्टियां। बिहार में प्याज की खेती पर मिलेंगे 49,000 रुपए, ऐसे उठाएं लाभ। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। हर समय मोबाइल देखने के लिए रोता है बच्चा, लत खत्म करने को लेकर के ट्राई करें ये तरीके, हम आपको बताएंगे तरीके इस वीडियो में विस्तार से। उत्तर भारत में बाढ़, लेकिन बिहार में बारिश की कमी, कई जिलों में नीचे जा रहा है भूजल स्तर। कोसी सीमांचल में बाढ़ से तबाही शुरू, हजारों लोगों का संपर्क टूटा, जानिए सुबह के हालात। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि देश भर के करोड़ों किसान पीएम किसान की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान की 14वीं किस्त से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर आप भी 2000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं तो फिर ये पैसा इसी महीने यानी कि 28 जुलाई को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उस पैसे को पाने के लिए आपको पहले कुछ जरूरी कामों को निपटाना होगा, उसके बाद ही आपके खाते में 14वीं किस्त का पैसा आएगा। अच्छा, केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लगातार केवाईसी पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। जब पिछले दिनों सरकार ने केवाईसी नहीं करने वाले किसानों को योजना की किस्त नहीं दी थी, लेकिन अभी भी काफी किसान की केवाईसी पूरी नहीं हुई है। इसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। यह सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 14वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि योजना का पैसा जल्द आ जाएगा। पीएम मोदी 28 जुलाई को डायरेक्ट डीबीटी के जरिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि अब किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। 28 जुलाई को किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ जाएगा। अब लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी दलों की बैठक का सिलसिला पटना से बेंगलुरु तक पहुंचते पहुंचते नजारा बदलने लगा है। पटना में जिस नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार माना जा रहा था, बेंगलुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए दिखे तक नहीं। इसके बाद से कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है और फिर कहा जा रहा है कि जदयू ने मसाल जला करके कांग्रेस को थमा दी है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का संबोधन हुआ, लेकिन इंडिया की पीसी में यानी कि इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे तक नहीं। इतना ही नहीं, बिहार की प्रदेश सरकार में उनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव भी बेंगलुरु में अपनी बात नहीं रख पाए। जब बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म हुई तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के बोलने का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत विभिन्न नेताओं ने बोलने का सिलसिला शुरू किया। जब लोगों को इंतजार था कि नीतीश कुमार को भी बोलने का मौका दिया जाएगा,
गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की थी। बिहार में जब पहली बार विपक्षी दलों की बैठक हुई तो फिर वहां पर नीतीश कुमार ही सर्वसर्वा थे। विभिन्न दलों को एक मंच पर लाने की उनकी भूमिका खास नजर आई थी, लेकिन बेंगलुरु में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नीतीश कुमार नहीं दिखे। दोस्तों, बात करते हैं कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म थी दबंग, जिसमें एक मशहूर गाना था, दगाबाज रे तोड़े नैना बड़ा दगाबाज रे। फिल्म में सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा के लिए ये गाना गाते हैं, पर बिहार के लोग आजकल शायद बादलों की बेरुखी के लिए यही कह रहे हैं कि दगाबाज रे, अब लोग करें भी तो क्या करें। जब मानसून इस तरह से दगा देगा तो फिर दिल की बात जुबान पर आ ही जाएगा। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से आसमान में आंख मिचौली हो रही है, बादल छा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, पर जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग दर्द बयां करने पर मजबूर हो गए हैं। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना भी यही कह रहे हैं कि बिहार में मानसून की गतिविधियों में अगले 5 दिनों में कमी आएगी। अगले 5 दिनों में अल्प वृष्टि का पूर्वानुमान है। ऐसे में बिहार के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। जब मानसून ने प्रदेश में यानी कि बिहार में दस्तक दिया था तो फिर लोगों ने राहत की सांस ली थी। जब लोगों को लगा था कि अब गर्मी से छुटकारा मिलेगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो बस कुछ पलों के लिए ही होने वाला है। इसे ही कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब फिर से वही गर्मी का सितम। एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हैं तो फिर वहीं अब किसान खेती के लिए आसमान की ओर टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं। धान की रोपनी नहीं हो पा रही है, बिचरा तक ठीक से खेत में नहीं गिरा है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो कहा है वह किसानों के लिए दुख के पहाड़ से कम नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि मौसम कब बिहार वासियों पर मेहरबान होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक के जिम्मे लगी है, जब तब से इसमें सुधार को लेकर के नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल में टीचर को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों में टीचर के लिए क्लासरूम में कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल में कार्य अवधि के दौरान शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से सभी सरकारी स्कूलों में निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद भी कई जगहों पर खुद जाकर के सभी चीज़ों को देख रहे हैं, जिसके बाद अब पाया गया है कि ड्यूटी के दौरान कई शिक्षक स्कूल में मोबाइल चलाते हैं और कई जगहों पर टीचर कुर्सियों पर बैठ करके आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद अब ये आदेश जारी किया गया है कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश शिक्षक और फिर शिक्षिका वर्ग में मोबाइल चलाते हुए देखी गई है, जहाँ साथ ही साथ कुर्सी पर आराम फरमाते हुए देखी गई है। जहाँ इसके बाद अब यह आदेश सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया जाता है कि सभी क्लासरूम में कुर्सियों को हटा दिया जाए। अगर इस आदेश के बाद किसी भी क्लासरूम में कुर्सियां पाई जाती है तो फिर संबंधित विभाग के प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षक काम के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें और उन्हें अपने संबंधित प्रधानाध्यापकों के पास जमा कर दी। जब आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों की सैलरी काटने की भी बात कही गई है। जब पत्र में बताया गया है कि हाल के दिनों में स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा घंटों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके विभागीय आदेशों का उल्लंघन का खुलासा किया हुआ है। जहां इस पर अंकुश लगाने के लिए भी स्कूल में पठन पाठन के दौरान शिक्षकों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। बिहार में 16,49,517 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी हो रही है। इंटरमीडिएट पास अनुसूचित जाति के 75,672 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक बालिका मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंटर पास करने वाले अविवाहित छात्र छात्राओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। शिक्षा विभाग से समीक्षा में पाया गया है कि 47,000 छात्र छात्राओं का ऑनलाइन निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन सप्ताह भर के अंदर कराने का आदेश दिया गया है। जब शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक लाभुक छात्र छात्राओं के बैंक खाते में 650 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका यानी कि इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की वित्तीय विभाग से स्वीकृति मिली है। इसी तरह मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में 200 करोड़ रुपए और फिर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि सीबीएसई ने
10वीं और 12वीं परीक्षा के सैंपल पेपर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट इन पेपर्स को डाउनलोड करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुट सकते हैं। जब बोर्ड ने सैंपल पेपर के साथ सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक और फिर मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी है। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सैंपल और फिर क्वेश्चन पेपर से छात्रों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा पैटर्न और फिर क्वेश्चन टाइप को समझने में मदद मिलेगी। या इतना ही नहीं, सैंपल पेपर हल करने से स्टूडेंट को पढ़ाने की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। या इससे स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 55 दिनों तक चलेगी और 10 फरवरी को खत्म होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह सचिन पहला आदमी नहीं है जिससे सीमा हैदर ने पाकिस्तान में बैठ करके पबजी के जरिए बात की हो। जहाँ यूपी एटीएस की 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम राज खुल करके सामने आया है। माना जा रहा है कि जांच के बाद जल्द ही लखनऊ हेड ऑफिस और फिर गृह मंत्रालय की ओर से जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो सकता है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और फिर सचिन के पिता को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया था। जहाँ तीनों लोगों से जांच एजेंसी ने करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ में सामने आया है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से पबजी खेलते वक्त बात की थी। जांच में यह भी सामने आया है कि अधिकतर लड़के दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं जिनसे सीमा हैदर बात करती थी। ऐसे में एटीएस ये जानने में जुटी हुई कि आखिर सीमा हैदर का मकसद क्या था। ये महज प्यार था या फिर कुछ और। सीमा हैदर जिस बेबाकी से बिना डरे अधिकारियों के सवाल का जवाब दे रही है या उससे भी शक गहरा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि क्या ये मानसिक रूप से पूरी तरीके से ट्रेंड है। या सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एटीएस ने सोमवार को अलग अलग बैठा करके सीमा और फिर सचिन से पूछताछ की थी। सीमा ने शुरुआत में बताया था कि वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अधिकारियों के सामने अंग्रेजी के शब्दों को जिस तरीके से पढ़ और समझ रही है उससे अधिकारी हैरान है। जब एटीएस के अधिकारी अब सीमा की पूरी कुंडली निकालने में जुटे हुए हैं। जब उसके परिवार में वह वहां कौन कौन रहता है, ससुराल मायके वाले क्या क्या करते हैं। सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसियां सीमा हैदर के पिता, चाचा और भाई के पाकिस्तान आर्मी में होने के मामले में भी जांच कर रही है। जब सीमा के बिना वीज़ा के भारत आने में आखिर किस किस ने मदद की, इसका भी चिट्ठा निकाला जा रहा है। एजेंसियां इस बात की भी जानकारी हासिल कर रही है कि सीमा यूएई और नेपाल के रास्ते अकेले भारत में कैसे आ गई। एटीएस जांच में जुटी हुई है कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है, कोई शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में इस मानसून सीजन जम करके बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जब मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों तक बिहार में अच्छी बारिश नहीं होने की आशंका जताई है। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जहां इससे गर्मी और फिर तपिश बढ़ने के आसार हैं। जब बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों में आज हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने के पूर्वानुमान है, मगर कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज वैशाली जिले को छोड़कर के पूरे बिहार में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे गर्म जिला 39 डिग्री सेल्सियस के साथ नवादा रहा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसान अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो फिर उन्हें सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए राज्य सरकार के यानी कि बिहार के किसानों को सरकार के द्वारा प्रति इकाई लागत का 40% अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेकर के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसान इसकी खेती कर सके। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ बिहार के किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट www.horticulturebihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, या साथ ही इस वेबसाइट से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भोजपुर, भागलपुर समेत 12 शहर में ऑटोमेटिक चालान करेगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। जहाँ खबर के अनुसार बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर,
बिहार शरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, गया, मुंगेर, सारण, भोजपुर और बेगूसराय शहर में अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो फिर उसका ऑटोमेटिक चालान करेगा। आपको बता दें कि पटना और फिर मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी ई चालान की व्यवस्था लागू हो गई है, जबकि बिहार शरीफ में ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था ट्रायल पर है। वहीं अन्य शहरों में ऑटोमेटिक चालान काटने की व्यवस्था की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत बिहार के इन शहरों में जुर्माना रसीद की जगह वाहन चालक को ऑटो जनरेटेड चालान दिया जाएगा। इस चालान पर संबंधित ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की तस्वीर भी दर्ज होगी। जहां ये व्यवस्था अगले महीने से इन शहरों में शुरुआत की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती आवेदन के लिए 2 दिन बचा हुआ है। आप जल्दी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती ने करीब 21,000 सिपाही के पदों को भरने के लिए पिछले महीने जून में भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया था। आप भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 20 जून 2023 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी अभ्यर्थियों के लिए अभी भी आवेदन करने के लिए 1 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 है। जब बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में कुल 21,391 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। बिहार पुलिस में सिपाही बनने के वो इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय चयन पर्षद बिहार की वेबसाइट www.csbc.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में झारखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी समेत अन्य राज्यों में युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 3 चरणों में होगा। दोस्तों बात करते हैं कि वैसे तो हम लोग कई ऐसे गांव या फिर जगह देखे हैं जो अपनी किसी न किसी खासियत को लेकर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां के घरों की छतें अपनी एक अलग बनावट के लिए मशहूर है। जी हाँ, बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला प्रखंड में स्थित बल्थी महेशपुर नामक गाँव अपने घरों के छतों पर खास प्रकार के आकृतियों की बनावट के लिए मशहूर है। जब बल्थी महेशपुर गांव के निवासी अपने घरों के छतों पर कुछ खास प्रकार की आकृतियां बनाए हुए होते हैं जो देखने में काफ़ी आकर्षित लगती है। इन्हीं खास प्रकार की आकृतियों के कारण इस गांव का चर्चा पूरे देश में होती है। इस गांव के लोग विभिन्न प्रकार की आकृतियों का शौक रखते हैं, जिस कारण वे अपने घरों की छतों पर सीमेंट की कुछ न कुछ आकृतियां बनवा लेते हैं। आज के समय में इन्हीं आकृतियों के कारण ही पूरे देश में इस गांव को एक खास पहचान मिली है। इस गांव में सभी घरों के छतों पर विशेष प्रकार की आकृतियों की बनाने की शुरुआत कंसल्टेंसी का काम करने वाले इसी गांव के रोमी खान ने की थी। दरअसल कहानी यह है कि इसी गांव के मजदूर अशोक ने रोमी से उनके घर की छत पर सीमेंट की आकृति बनवाने की गुजारिश की थी, जिसके बाद रोमी ने अपने घर के छत पर एयर इंडिया लिखा हुआ एक शानदार हवाई जहाज का मॉडल बनवा दिया, जो देखने में काफ़ी आकर्षित लगता है। जी हाँ, रोमी ने जैसे ही अपने घर की छत पर हवाई जहाज का मॉडल बनवाया तो उसी को देखते हुए उन्हीं के पड़ोसी मुकेश गुप्ता ने भी अपने छत पर भोले बाबा के वाहन नंदी बैल की आकृति सीमेंट से बनवा लिया। इसके बाद एक दूसरे को देख करके लोग अपने घर के छत पर भी सीमेंट से विशेष आकृतियां बनवाने लगे और इस प्रकार इस गांव में सभी घरों के छत पर एक से बढ़कर एक आकृतियां देखने को मिलती है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच पटना वासियों को थोड़ी सी राहत मिली है। जब केंद्र सरकार के निर्देश पर गांधी मैदान में स्थित विश्वभान भवन के पास शनिवार को 90 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचने की शुरुआत की गई थी, वहीं अब शहर में 40 जगहों पर 90 रुपये प्रति किलो टमाटर मिलेगा। इसके लिए पहली खेप में ट्रक टमाटर मंगाया गया है। टमाटर का दाम 90 रुपये से कम होने तक बिस्कोमान की ओर से पटना के चिन्हित स्थानों पर टमाटर की बिक्री की जाएगी। दूसरे चरण में गया, नालंदा, वैशाली और फिर सारण में भी 90 रुपये प्रति किलो टमाटर बिस्कोमान की ओर से बेचा जाएगा। बिस्कोमान के चेयरमैन विधान पार्षद डॉक्टर सुनील सिंह ने इसकी शुरुआत की है। बिस्कोमान के चेयरमैन डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया है कि भारत सरकार की उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से नेफेड के सहयोग से बिस्कोमान 90 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचेगा। पटना में अभी 40 जगहों पर टमाटर की बिक्री की जाएगी। सुनील सिंह ने बताया है कि प्रथम चरण में 10 ट्रक टमाटर मंगाया गया है। सोमवार से पटना के सभी प्रमुख जगहों पर 90 रुपये प्रति किलो टमाटर मिलने लगेगा। जब दूसरे चरण में गया, वैशाली, सारण और फिर नालंदा में 90 रुपये प्रति किलो टमाटर बिक्री के स्टॉल लगाए जाएंगे। जहाँ सुनील सिंह ने बताया है कि 90 रुपये से कम टमाटर का दाम होने तक बिस्कोमान की ओर से टमाटर की बिक्री की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिस्कोमान की ओर से टमाटर बेचे जाने की सूचना पर जमाखोरी करने वाले पर भी टमाटर बाजार में लगाएंगे। आपको बता दो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर टमाटर की तस्करी का खेल जारी है। हर रोज किशनगंज जिले
जिले के ठाकुरगंज में नेपाल से बड़ी मात्रा में टमाटर पहुंच रहे हैं। जब बेंगलुरु और नासिक से आने वाले टमाटर का थोक में 120 रुपये किलो है, वहीं फुटक्कड़ में 160 से 200 रुपये किलो है, जब वही नेपाली टमाटर थोक में 50 से 70 रुपये किलो पर है। ऐसे में सस्ते के कारण लोग यही टमाटर खरीद रहे हैं। महंगाई के कारण इन दिनों टमाटर का बाजार गर्म है। यही वजह है कि थोक से लेकर के फुटक्कड़ तक में बेंगलुरु और फिर नासिक के साथ साथ नेपाली टमाटर ने भी जगह बना ली है। जब बेंगलुरु और नासिक के टमाटर के महंगा होने के कारण ठाकुरगंज की सब्जी मंडी में प्रतिदिन लगभग 1 से 2 टन नेपाली टमाटर की खपत हो रही है। दोस्तों, बात करेंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। पप्पू यादव ने महागठबंधन को अल्टीमेट देते हुए कहा कि कांग्रेस को तय करना होगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं या नहीं। उन्होंने कहा है कि अगस्त तक मुझे महागठबंधन शामिल नहीं किया तो फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि हमारी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी होगी। जनता से पूछ करके अकेले 3 से 5 सीटों पर जाप चुनाव लड़ेगी। राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मैंने महागठबंधन के बड़े नेताओं और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह किया है कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि मैंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलकर भी आग्रह किया था कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इसका निर्णय लेंगे, लेकिन पता नहीं कि क्या कारण है कि मुझे अभी तक महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में तीसरे मोर्चे बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने यह घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत हो रही है, जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा। जहां हमें तीसरा मोर्चा बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन को सिर्फ मुस्लिमों को वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को उनका हक नहीं देना है, जहां उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा है कि बिहार में उन्हें किसी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में वे क्या कर सकते हैं। हैरत की बात है कि भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है और फिर उसमें उसके मुखर विरोधी एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया गया है। ये बताता है कि महागठबंधन को मुस्लिमों का वोट चाहिए। हम एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों को अपनी ताकत अब दिखलाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया धमदाहा प्रखंड के 212 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 72,826 बच्चों की जिंदगी शिक्षा विभाग एवं संबंधित विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी विद्यालयों की वर्तमान हालात इस सच्चाई को बयां कर रही है, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के लिखित आदेश के बावजूद भी इन सभी विद्यालयों में से एक भी विद्यालय में वज्रपात से सुरक्षा प्रदान करने वाले त्वरित चालक नहीं लगाया हुआ है, जिस कारण इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी लगातार असुरक्षित बनी हुई है। जहां कुछ साल पहले जिले में हुई बेमौसम बारिश के दौरान पूर्णिया पूर्व प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय के समीप ठनका गिरने के कारण भगदड़ मची थी और 12 से अधिक बच्चे समेत एक शिक्षक घायल हो गए थे। खुशकिस्मती से ठनका विद्यालय पर नहीं गिरी, वरना एक बड़ी घटना का गवाह ये विद्यालय बन गया होता। इन घटनाओं के बाद बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा ये सवाल फिर से उठने लगा है कि आखिर प्रधान सचिव के सख्त निर्देश के बावजूद भी शिक्षा विभाग के इस मामले में अपनी गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है। वज्रपात खतरे को लेकर के जिस तरीके से पूर्णिया इसके रडार पर रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग ने जिस तरीके का अलर्ट भी जारी किया है, खुदा ना खास्ता अगर फिर से वज्रपात की घटना होती है तो फिर इसके चपेट में कोई विद्यालय आ गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि 2 दिन पहले नई दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक का एक मुख्य आकर्षण ये था कि चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के पैर छुए। उसके बाद चाचा ने भी अपने भतीजे को गले लगा दिया। दोनों का ये मेलजोल तब सामने आया है जब दोनों ही नेता बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। चाचा भतीजे का ये मेलजोल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब चिराग पासवान से सुलह के बारे में पूछा गया तो फिर उनका कहना है कि पशुपति पारस के लिए पिता के समान है। अब देखना यह होगा कि चाचा भतीजे की ये जोड़ी सुलह करेगी या फिर ऐसा किसी चुनावी स्टंट के लिए किया जा रहा है। हालांकि पशुपति कुमार पारस ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भतीजे के लिए अपनी लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में आमतौर पर अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो फिर लोग आपका स्वागत चाय पानी से करते हैं, लेकिन अगर आप बिहार के इस गांव में जाएंगे तो फिर यहाँ लोग आपको हाथों में डंडे लेकर के मिलेंगे। हालांकि घबराए नहीं, हो सकता है कि ये छड़ी आपके लिए ना हो। दरअसल इस गांव में कुछ ऐसा हुआ है कि अब
लोग बिना डंडे के घर से बाहर नहीं निकलते हैं। या शाम होते ही लोग अपने घर के दरवाजे पर लाठी लेकर के बैठ जाते हैं। खास करके बच्चों और फिर बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। ये मामला बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के जोगाजिंगई गांव का है, जहां कुत्ते के आतंक से लोग ऐसा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 2 कुत्ते लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं और अब तक 40 से ज़्यादा लोगों को काट चुके हैं। जब कोई घर से बाहर जाता है तो फिर ये कुत्ता उन पर हमला कर देता है और काट लेता है। ऐसे में लोग काफ़ी डरे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में कुत्ते के काटने की इतनी घटनाएं होने के बाद अब लोग टीमों में भाग ले रहे हैं। जब कुत्ते को देखते ही ग्रामीण उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आज तक कुत्ता को लोग पकड़ नहीं सका है, जिसके कारण अभी भी कुत्ते के काटने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। इसीलिए लोग हर वक्त लाठी डंडे लेकर के खड़े रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार शाम बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक से लौट आए हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत किए बिना अपने आवास के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय नीतीश कुमार खुश नहीं दिख रहे थे और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की और सीधे मुख्यमंत्री आवास चले गए। जहाँ उसी फ्लाइट से लौटे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी मीडिया कर्मियों से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के लिए इंडिया नाम से खुश नहीं है। जहाँ इसके अलावा बेंगलुरु की सड़कों पर उन पर हमला करने वाले पोस्टर भी उन्हें आपत्तिजनक लगे। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिहार के महागठबंधन के नेता शामिल नहीं हुए। जहाँ कथित घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि करोड़ों गरीब लोग भारत के साथ हैं और नाम बदलने से उत्पाद की गुणवत्ता नहीं बदलेगी। जब मोदी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद जो चारा घोटाले में दोषी है, चिट फंड घोटाले में शामिल ममता बनर्जी जैसी दागी नेता बेंगलुरु में इकट्ठा हुए थे। नाम बदलने का मतलब ये नहीं है कि नकली सामान सोना बन जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ समय पहले टीचर के बम्पर पद पर योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए थे। जहां इन पद पर रजिस्ट्रेशन काफ़ी समय से चल रहा है और अब अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ गई है। इसलिए वे कैंडिडेट जो इन वैकेंसी के लिए अब तक फॉर्म ना भर पाए हो, वे तुरंत अप्लाई कर दें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यह टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम सहित संघ के 8 जिला अध्यक्ष और फिर दर्जनों पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के द्वारा निलंबन की अनुशंसा कर दी गई है। जहाँ संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम का कहना है कि ये व्यवहार सरकार की तानाशाही को दर्शाता है और अमित विक्रम ने कहा है कि जब शिक्षकों ने किसी भी सेवा संहिता का उल्लंघन नहीं किया तो फिर किस आधार पर उन्हें और बाकी शिक्षकों को बिना स्पष्टीकरण निलंबित किया जा रहा है। सरकार एक तरफ शिक्षकों से वार्ता करने का आश्वासन दे रही है तो दूसरी तरफ विभाग के पदाधिकारी असंवैधानिक ढंग से और गैर कानूनी तरीके से बिना स्पष्टीकरण मांगे शिक्षकों को निलंबित कर रहे हैं। जहां अमित विक्रम ने कहा है कि बीते दिनों शिक्षकों ने जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था वह उनका मौलिक अधिकार है, फिर भी प्रदर्शन वाले दिन जगह जगह शिक्षकों की गाड़ियों को जबरन रोका गया था, जहाँ कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था। अब इस तरह की गैर कानूनी ढंग से शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर जिले में 3 तलाक देकर के दूसरी शादी की तैयारी कर रहे मोहम्मद इरशाद के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। जहां आरोपी पति पर केस करने के अलावा पीड़िता के ससुर को हिरासत में भी लिया गया है, जब बाद में उसे पीआर बांड पर छोड़ दिया गया है। हालांकि आरोपित का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है ताकि वे देश छोड़कर के बाहर ना जा सके। जहां पीड़िता अभी मायके में रह रही है। मामला बिहार के मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित श्रीमतपुर पंचायत क्षेत्र का है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 33 बड़े ड्रेनेज और 173 नालों के गंदा पानी को साफ करने के लिए बायो रेमिडिशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 45 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। इन नालों और फिर ड्रेनेज के पानी को इस तकनीक से साफ करने के बाद ही इन्हें गंगा समेत अन्य नदियों में गिराया जाएगा। इस तकनीक के जरिए विभिन्न तरह के रसायनों और फिर जीवाणुओं की मदद से नाले के गंदे पानी को नदी में गिराने से पहले साफ किया जाएगा। इससे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को कहा है कि नदियों को साफ रखने के लिए इसमें गिरने वाले सभी नालों के गंदे पानी को पहले साफ किया जाएगा। इस पानी को साफ करने के लिए अगर एसटीपी का निर्माण कराना सभी स्थानों पर संभव नहीं है तो फिर इसका रासायनिक एवं जैविक तरीके का साफ करने के लिए बायो रेडिमेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसको देखते हुए विभाग ने 191 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किया था। अब इसमें 10 करोड़ 59 लाख रुपए पहली किस्त के तौर पर
पर जारी कर दी है। इस बार दूसरी किस्त के तौर पर 45 करोड़ रुपए जारी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र के नई शिक्षा नीति के खिलाफ देश के कई हिस्सों में आवाज उठने लगी है। बिहार में छात्रों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं इसको लेकर के राजनीतिक दलों ने भी केंद्र सरकार पर शिक्षा के बाजीकरण का आरोप लगा दिया है। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति बेहतर है, विपक्ष के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वे नई शिक्षा नीति के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ जदयू आरजेडी ने इसे लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इस शिक्षा नीति के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन को जनता दल यूनाइटेड ने जहां जायज ठहराया है, जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। स्कॉलरशिप सहित छात्रवृत्ति योजनाओं पर केंद्र सरकार की टेढ़ी नजर है। देश स्तर पर इस शिक्षा नीति का विपक्ष के लोग विरोध करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड विपक्ष के नेताओं के बयान का समर्थन किया है। जहां आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है या शिक्षा का बाजीकरण करना चाहती है। जहां एक तरफ विपक्ष देश में मुद्दा की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष मोदी की बात करते हैं। वहीं पर जदयू और आरजेडी को कांग्रेस का साथ मिला। जहां कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार जो मंशा पाल रही है उसे हम कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। इस शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे देना चाहती है, तो फिर कहीं से उचित नहीं है। जब सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच अब एक बार फिर से नई शिक्षा नीति चर्चा में आ गई है, जहां विपक्ष एक मंच पर मौजूद रह करके मोदी सरकार की कमियों को गिना रहा है, तो फिर नई शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए का स्वरूप तय हो गया है। जब कौन दल किसके साथ है तस्वीर साफ है। ऐसे में बिहार में 4 दल गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इसको 4.34% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो मोर्चाबंदी हो रही है 2019 के अंक गणित के आईने में इसे देखें तो फिर इंडिया में शामिल दलों के पास 48.26% और एनडीए के सहयोगियों के पास 38.13% वोट है। 2019 और आज के बीच फर्क यह है कि तब एनडीए का प्रमुख सहयोगी जदयू उससे अलग हो चुका है। जब बिहार में चुनाव लड़ने वाली 4 पार्टियां इस खेमेबंदी से बाहर है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी बाहर है, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी बाहर है और एआईएमआईएम और फिर मायावती की बीएसपी पार्टी बाहर है। आपको बता दें कि पप्पू महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही है। एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और फिर बसपा के साथ तालमेल किया था, यानी कि गठबंधन किया था। बसपा अभी किसी के साथ नहीं है। विधानसभा चुनाव में जीते एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दूध उत्पादों के स्वाद विदेशी भी चख सकेंगे। यह सुधा के पेड़े, दही, मक्खन, घी आदि को विदेशों में निर्यात करने की तैयारी है। यह कॉमफेड इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपर्ट लिमिटेड की सदस्यता ले रहे हैं। सदस्यता के लिए 1 करोड़ रुपए की पूंजी एनसीएल के पास जमा की जाएगी। यह बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड की हाल में हुई बैठक में नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपर्ट लिमिटेड की सदस्यता लेने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले ये पता लगाया जाएगा कि सुधा के किस उत्पाद की मांग ज्यादा है। यह इसके लिए निजी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में प्याज की खेती पर सरकार किसानों को 49,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसको लेकर के सरकार के द्वारा जानकारी दे दी गई है। खबर के अनुसार बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा निदेशालय ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि विशेष उद्यानित फसल योजना के तहत किसानों को प्याज के क्षेत्र में विस्तार के लिए निर्धारित लागत मूल्य का 50% अनुदान दिया जाएगा। अगर किसान इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर वे कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 98,000 रुपये हेक्टेयर यूनिट लागत तय की है। इस लागत पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी यानी कि 49,000 रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ बक्सर, भोजपुर, नालंदा, पटना और शेखपुरा जिले के किसानों को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में 22 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार अपने सभी दस्तावेजों के साथ इस मेले में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि श्रम संसाधन विभाग और फिर जिला नियोजनालय के निर्देश पर 22 जुलाई को सुबह 10 बजे से रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच के युवा इस रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते हैं। यह खबर के अनुसार
पैन इंडिया कंपनी के द्वारा वेंडर, स्टील फिक्सिंग और फिर कॉम्पेंट्री के लिए 60 सीटों पर 5वीं पास से लेकर के ITI पास बेरोजगारों की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार होगा। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। साथ ही साथ उन्हें अन्य कई तरह की सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भोजपुर, बक्सर, सीवान समेत 15 जिलों के किसानों को 30,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान आम, अमरूद, लीची आदि लगाने पर मिलेगा। यह खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बागवानी मिशन योजना को बढ़ाने का फैसला किया है। अब 15 जिलों के किसानों को सरकार बागवानी मिशन योजना का लाभ देगी। इसका लाभ लेने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में बाग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति हेक्टेयर तय लागत 60,000 पर 50% यानी कि 30,000 का अनुदान देगी। वहीं 40,000 रुपये की लागत पर किसानों को 70% यानी कि 28,000 का अनुदान मिलेगा। जिन जिलों के किसानों को यह लाभ मिलेगा वह है अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, कैमूर, नवादा, मधेपुरा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल जिला, जहाँ इन जिलों के किसानों को यह लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोग 1539 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर के आवेदन आमंत्रित किए हैं। जहां पद का नाम है फार्मासिस्ट। पदों की संख्या 1539 है। इसमें योग्यता के बारे में बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं विज्ञान, फार्मेसी, डिप्लोमा, भी फार्मा और फिर यम फार्मा आदि पास होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप कृषि से संबंधित कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। ये पैसा सब्सिडी के रूप में मिलेगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जब बिहार के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इससे आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि फल और सब्जियां प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने वाले व्यक्तिगत निवेशकों को लागत राशि का 15% सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी, जबकि किसान उत्पादक संगठन के लिए 25% तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि बिहार के किसान कृषि बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।